नमस्कार दोस्तों, कैसे सब आप लोग। आज के अपने सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि बेटा आप सब लोगों को पता है कि अभी आपके आरआरबी की से रिलेटेड जो भी प्रीवियस एग्जाम की सीरीज है, हम पिछले साल के जितने भी पेपर हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए आपके हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है, जहां मैथमेटिक्स का आज हमारा नंबर सिस्टम का ये सेकंड आपका चैप्टर है। और सेकंड उसका आप एपिसोड बोल सकते हो। नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर आपने देख लिया है और आज इन सेकंड लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी बच्चे बिल्कुल एंड तक बनी रहेगा। बहुत शानदार आपके साथ आज के साथ सेशन आपका स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि आज के सेशन का अपना पहला क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिख रहा है और क्वेश्चन बोला है यदि 8 अंकों की एक संख्या दी गई है और आपको बोला गया है कि नंबर किससे डिवाइड है, 15 से डिवाइड है। ये नंबर आपका 15 से विभाजित है। तो आपसे पूछा गया है पी का मान क्या होगा, आपसे पूछा गया है तो बताओ पी का न्यूनतम मान क्या होगा। तो सबसे पहले बेटा इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हम आपके भाजकता के नियम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, भाजकता के नियम आपको यदि आते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम हमारी मैथमेटिक्स की सोल्व हो जाती है। जैसे पॉइंट का नाम है भाजकता का नियम। पॉइंट का नाम है भाजकता का नियम। अब भाई भाजकता के नियम की यदि आप बात करें तो देखिएगा, जैसे कि हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सो ऑन हम भाजकता के नियम पढ़ते हैं। तो देखो, 2 का नियम, 4 का नियम और 8 का नियम, ये एक ही कैटेगरी के नियम है। 2, 4 और 8। अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे 2 के लिए क्या बोलता है, यदि अंतिम अंक 2 से विभाजित है, अंतिम अंक यदि 2 से विभाजित है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। अब जैसे अंतिम अंक क्या क्या होने चाहिए, अंतिम अंक क्या क्या पॉसिबल है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। यदि ये होगा तो नंबर 2 से विभाजित होगा। अब हम बात करते हैं 2 से और आगे। 2 से बात करें आगे हम किसकी, 4 की बात करें। तो बेटा 4 के लिए देखो, जैसे 4 के लिए आप क्या बोलोगे, 4 का मतलब होता है बेटा 2 का स्क्वायर। अब इसको आप बेस बनाओ, मतलब ये वो डेटा बोल रहा है कि पावर में कितने अंक, 2 अंक। तो पावर में 2 है तो आप यहाँ इसको बोलेंगे अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो संख्या में 4 का भाग जाएगा। अब अंतिम 2 अंक चाहे 00 हो, 20 हो, 40 हो, 80 हो, 60 हो, ये सभी नंबर यदि लास्ट के दो दो डिजिट है, यदि इस टाइप की कैटेगरी होगी तो नंबर में किसका भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा। अब 8 के लिए हमारा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8। तो हमने लिखा 2 की पावर 3 और यहाँ लिख दिया 8। इसको देख कर क्या आइडिया लग रहा है, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित है, यदि अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो संख्या किससे डिवाइड होगी, 8 से। तो बेटा आपको ये बात समझ में आई कि बहुत सिंपल, आपको अलग अलग नहीं पढ़ना, चीज़ों को एक साथ मर्ज करके देखकर समझना है कि 2, 4, 8 का नियम क्या है। अब जैसे आपने 2, 4, 8 का नियम पढ़ा, ऐसे ही और आगे हम देखते हैं। देखो, 3 का नियम, 9 का नियम, 27 का नियम, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। जैसे मैं 3 के नियम की बात करूं तो 3 आपसे क्या कहता है कि अंकों का योगफल, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योगफल। अभी इसको हम इस पेज पर नहीं लेकर ऐसे लेते हैं। 3, 6 और 9, सॉरी 3, 9 एंड 27। यहां हमने 3 का नियम पढ़ा, ये बोलता है अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 9 बोलता है कि अंकों का योग
9 से विभाजित हो, अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो। 27 क्या बोलता है कि अंकों का योग 27 से विभाजित हो। अब इन तीनों को बात समझना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब जैसे मैंने बोला कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो, जैसे मैंने लिखा 3 6 7 8। अब यह अंकों का मतलब है 3 + 6 + 7 + 8, इनका सम करेंगे। 7 और 8 15, 15 6 19, 15 6 21 और 3 24। अब 24 3 से डिविजल है, इसलिए नंबर 3 से डिविजल होगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डायरेक्टली डेटा को कट कर सकते हैं। 3 भी कैंसिल, 6 कैंसिल, और 7 + 8 15 कैंसिल। ऐसे यहाँ आप इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। जैसे मैंने लिखा 9 5 8 7 6। अब चेक करो, 9 + 5 + 8 + 7 + 6। देखो डायरेक्ट आपका जो 9 है वो कैंसिल होगा। यहाँ आप देखो 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 6 26। 27 9 से डिविजल नहीं है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजल नहीं होगा। तो कैटेगरी समझ में आ रही है। तो आप इस तरह से डेटा को पढ़ सकते हो कि भाई किस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है? ठीक है, अब आपने नियम पढ़ा। 2 का नियम क्लियर हो गया आपका, 3 का क्लियर हो गया, 4 का क्लियर हो गया, 5 का पेंडिंग है, 6 का पेंडिंग है, 7 का पेंडिंग है, 8 का क्लियर, 9 का क्लियर, 10 का पेंडिंग और 11 का पेंडिंग, ये सब क्लियर। अब 5 का और 10 का देख लेते हैं। भैया यूनिट प्लेस जो है, इकाई अंक जो है आपका, इकाई अंक 0 या 5 हो। और 10 के लिए क्या बोल रहे हैं, आपका जो यूनिट प्लेस है जिसको बोलते हैं हम इकाई अंक, वो क्या हो, 0 हो। तो संख्या 10 से डिवाइड होगी। इन दोनों में कॉमन बात क्या है, कॉमन पॉइंट क्या है कि जो संख्या 10 से विभाजित है, जो संख्या 10 से विभाजित है वह 5 से भी, वह 5 से भी विभाजित होगी। जो संख्या 10 से डिवाइड है वो संख्या 5 से भी विभाजित होगी। वो संख्या आपकी किससे डिवाइड होगी, 5 से। अब भैया आपने रूल ये भी सीख लिए। ठीक है, अब आपके सामने 5 की भी फ्री और 10 भी फ्री, ये पॉइंट क्लियर। अब हम चलते हैं किस पर, 6 7 और 11। इसमें से चलते हैं हम 6 पर। अब 6 के बाद क्या है, देखो 6 के फैक्टर करो आप, 2 और 3। कल को 12 के लिए भी बोले तो 4 × 3। कल को 12 के लिए यदि आप बोले तो आप बोले सर 6 × 2 तो लेंगे, पर 6 × 2 आप नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आपको फैक्टर फैक्टर हमेशा वही लेना होता है, फैक्टर हमेशा वही लेना होता है जो कि एक दूसरे के लिए, जो कि एक दूसरे के लिए प्राइम हो। प्राइम का मतलब है अभाज्य हो, जो एक दूसरे के लिए क्या हो, अभाज्य हो। इस बात का आप ध्यान रखें, इसलिए आपको लेना कौन सा है, ये। अब तुम बताओ, 2 का नियम भी जानते हो और 3 का नियम भी जानते हो। 2 क्या बोलता है कि इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 हो, और 3 क्या बोलता है कि जो भी आपने संख्या ली है उसके अंकों का योगफल किससे डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो। जहां इसमें ये दोनों ही रूल लग रहे हैं, वही संख्या आप किससे डिवाइड करेगी, 6 से डिवाइड करेगी। तो 6 का नियम, 12 का नियम, कल को आपका 60 का बोले तो 15 × 4, कल को 15 का नियम बोले तो 3 × 5। तो आगे आपके डायरेक्टली क्वेश्चन इनसे बनते हैं। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े से कम हो गए,
वो सबको पता है कि आप 15 तक के नियम, 10 तक के नियम, 11 तक के नियम पढ़ कर आएंगे। ठीक है, अब हमने 2 नियम और क्लियर कर लिए। अब आपके पास 2 नियम और क्लियर करने के बाद अब आप समझना, आपके पास यदि हम बात करें तो देखो 2 क्लियर हो गया, 3 क्लियर, 4 क्लियर, 5 क्लियर, 6 क्लियर, 7 पेंडिंग, 8 क्लियर, 9 क्लियर, 10 क्लियर, अब पेंडिंग क्या 11। तो कुल मिलाकर आपको जो अब करना है, अब कहाँ से कहाँ तक करना है, आपको करना है 7 और 11 का। तो 7th का कोई अपना पर्सनल रूल नहीं है, 7 को आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। 7th को आप एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, जैसे कि 7 8 4 5 6 हमने एक एग्जाम्पल लिया और हमें ये चेक करना है कि 7 से डिविजल है या नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इसका जो भी ये यूनिट प्लेस है इसको हमेशा -2 से गुणा करना है। इसके यूनिट प्लेस को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, -2 से। तो 7 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका रिजल्ट आया -12। इसको रेस्ट डेटा में आपको ऐड कर देना है, बस इस रूल को फॉलो करना है। 5 में से 2 गए तो कितना आया 3, यहाँ पर कितना आएगा 3, ये 8 और 7। आज का आपका यूनिट प्लेस कितना है 3, -2 से मल्टीप्लाई किया जो कि कितना आया -6। रेस्ट डेटा में फिर जोड़ दिया, कितना आया 7, 7 और 7। अगेन 7 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका डेटा निकल के आएगा -14, और -14 को जब आप यहाँ ऐड करेंगे तो आपका डेटा निकल के आएगा 63। क्या 63 7 से डिविजल है कि साहब बिल्कुल है, तो ये नंबर आपका 7 से डिविजल होगा। अब आप एक बात बताओ, यहाँ इतनी सब कुछ हमने रायमंड करी है, जब जाके हमें पता लगा कि संख्या में 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। देखो भाजकता के नियम हम पढ़ क्यों रहे हैं, भाजकता के नियम इसलिए पढ़ रहे हैं कि भाग देकर चेक नहीं करना पड़े। और भाग देकर क्यों नहीं चेक करना पड़े, को भाग देने में समय ज़्यादा लगता है, यहाँ तो समय उससे भी ज़्यादा लग रहा है। जब समय ज़्यादा ही लग रहा है तो फिर हम भाग ही दे लेंगे, इसके अलावा भाजकता के नियम तो कुछ काम आते भी नहीं है। ठीक है, तो ये 7 का नियम आपको इसलिए पढ़ाया कि कल को कोई आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि 7th के नियम में आपके जो लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर को हमेशा -2 से गुणा करते हैं, -2 से गुणा करते हैं और बची हुई संख्या में जोड़ देते हैं, बची हुई संख्या में जोड़ देते हैं। आपको बस ये समझना है। ठीक है, अब 7 का नियम समझे, अब आप 11 का नियम समझो। भाई 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम बोलता है कि एकांतर क्रम में संख्याओं को जोड़ना चाहिए, एकांतर क्रम में संख्याओं को जोड़े, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फिर वहां आपकी 2 पोजीशन आएगी, एक तो आपका इवन प्लेस, सम स्थानों पर अंकों का योग, और दूसरा पॉइंट आएगा आपका ऑड प्लेस, विषम स्थानों पर अंकों का योग, सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग। फिर आप इसका क्या देखेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस बोले तो क्या बोलेंगे आप, अंतर। अंतर यदि 0 या 11 से विभाजित संख्या आवे, 0 या 11 से विभाजित संख्या आवे तो संख्या 11 से डिवाइड होगी। ये 11 से भाजकता का नियम है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझे हम, एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, मैंने बोला कि 3 5 6 7 8 9 2 5 कुछ भी लिख दिया, 8 लिख दिया। अब ये चेक करना है कि भैया 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अल्टरनेट जोड़ना है। तो एग्जाम्पल से चीज़ जल्दी समझ में आएगी। जो बच गया वो भी क्या बच गया, आपका अल्टरनेट बच गया। तो 3 + 6 9, 9 और 8 17, 17 और 2 19। ऐसे हम देखो 5 और 7 12, 12 और 9 21, और 21 + 8 29। 21 + 8 आपका निकल के आया 29। वापिस ऐड कर लेते हैं,
3 प्लस 6 9, 9 8 17, 3 6 9, 9 8 17 तो 19। अच्छा ये तो नीचे जोड़ दिया, 5 7 12, 12 और 9 21 और 21 8 29। इनका हमने देखा क्या डिफरेंस, और बेटा इनका जो डिफरेंस देखा वो डिफरेंस कितना आया 10। तो हमें डिफरेंस 10 तो चाहिए नहीं, हमको तो डिफरेंस क्या चाहिए, या तो 0 चाहिए या फिर 11 से डिविजल चाहिए, तो ही संख्या डिवाइड होगी, अदरवाइज संख्या डिवाइड नहीं होगी। तो बेटा आपको ये पॉइंट समझ में आया कि क्वेश्चन को किस तरह से हम अप्रोच कर रहे हैं, क्वेश्चन को करना कैसे है, क्लियरिटी, कोई डाउट? चलो अब हम एक एक करके क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से है। क्वेश्चन की थीम प्रोसेस तो आपको समझ में आएगी कि क्वेश्चन को करना क्या है और पढ़ना कैसे है। यहाँ तक यदि किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकता है, किसी भी बच्चे को कन्फ्यूजन थ्योरी से रिलेटेड। अब बेटा एक एक करके हम क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन, अब देखिएगा ये फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला कि नंबर किससे डिवाइड है, 15 से। तो देखो 136p5785। अब 15 से डिवाइड है तो 15 का मतलब क्या आएगा, 3 और 5। अब 5 ने क्या बोला, 5 ये बोल रहा है कि यूनिट प्लेस 0 और 5 होना चाहिए, तो 5 की तरफ से तो सिग्नल क्लियर है। अब आपको किसके लिए चेक करना है, 3 के लिए। और 3 का रूल क्या लिखा है कि अंकों का योगफल किससे डिवाइड हो, 3 से। तो चलो जोड़ते हैं, तो 1 3 सीधा कट गया, 3 2 ना 6 कट गया, और 7 और 8 15 कट गया। अब आपके पास क्या बचा, 5 और 1 6 भी कट गया। अब आपके पास बचा p प्लस 5। अब ये नंबर किससे डिविजल होना चाहिए, 3 से डिविजल होना चाहिए। अब आप ही बताओ ऐसे केस में p का मान क्या होना चाहिए। आप बोलेंगे सर p का मान 1 होना चाहिए। p का मान 1 होगा तो 5 और 1 6। आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, कुछ डेटा लिखने में गड़बड़ तो नहीं कर दी। 5 7 8 5 वापिस चेक कर लेते हैं। 1 3 कैंसिल, 6 कैंसिल, 7 और 8 5 कैंसिल, 5 और 1 6 कैंसिल, बचा कितना 5, और 5 में आपने 1 जोड़ा 6। तो देखो कोई बात नहीं है, आपका आंसर नहीं आया, इसमें से मैच नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब आप इसमें एक के अलावा हम क्या लिख सकते हैं, 4 भी तो लिख सकते हैं। 5 और 4 कितना हुआ 9, ये भी तो डिवाइड होगा। ठीक है, हम इसके अलावा यदि हम बात करें तो 7 भी लिख सकते हैं। देखो 7 और 5 कितना होगा 12, 12 में भी किसका भाग जाएगा, आपका 3 का जाएगा। आप चाहे तो इसके आगे 10 लिख सकते थे, पर 10 में डिजिट कितनी आ गई 2, इसलिए इसको नहीं लिख सकते। तो या तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा, या फिर एक ऑप्शन में होना चाहिए। तो इन तीनों में से ऑप्शन में कौन है, 4। तो 4 आपके इस क्वेश्चन का आंसर सही है। कभी कभी हम गलती से एक चौथा ऑप्शन, यदि पांचवा ऑप्शन नन ऑफ दीज होता, इनमें से कोई नहीं वाला होता, तो गलतबरी कर सकते थे। तो आप ध्यान रखिएगा, जरूर नहीं कि जो आपने पहले सोचा वही आपका आंसर आए। ठीक है, वैसे इसका न्यूनतम आंसर 1 आने वाला था, पर 1 नहीं मिलने की वजह से हमने इसको आंसर कौन सा माना, 4 माना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपसे बोला गया इसका वर्गमूल बताओ। तो वर्गमूल का मतलब क्या है, 5776, ये आपको स्क्वायर करना है। अब देखो दो दो का पेयर बना। अब ये 57 जो है किसी न किसी का स्क्वायर तो होगा, तो किसी का स्क्वायर नहीं तो किसी के नियर बाई होगा। जैसे मैंने बोला 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये कन्फर्म है कि इसका जो ये फर्स्ट वाला डिजिट आएगा लेफ्ट से फर्स्ट, उसका पहला डेटा 7 आने वाला है। तो ये 7 होकर हो सकता है सही हो, ये 6 है गलत, ये 8 है ये गलत, ये 6 है ये गलत। आप डायरेक्टली इसको देखकर बोल सकते हैं कि आपका जो स्क्वायर है ये 76 का स्क्वायर है, और इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा, 76। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर लेना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। अच्छा, संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है ये बोला इसने, इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। संयुक्त संख्या का मतलब क्या है, अब आप समझ रहे हो। इसमें भाग देते हैं हम 7 का, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 7 तिया 14 बचा 7 21, 23 इंटू 7। 7 और 23 दोनों क्या हो गए आपके, प्राइम नंबर हो गए। यहाँ आप भाग दो 109 में, किसका भाग देंगे, 3 का दिया, तो 3 का भाग दिया तो 3 तिया 9, बचा कितना 1, 19। 3 का भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि वैसे ही भाजकता का नियम लागू नहीं हो रहा।
अब वैसे संयुक्त संख्या की डेफिनेशन समझाता हूँ आपको। संयुक्त संख्या की डेफिनेशन क्या है? संयुक्त संख्या की डेफिनेशन क्या है? आप जब उसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करते समय वह संख्या एक व स्वयं के अलावा, एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो, अन्य संख्या से क्या हो? विभाजित। तो आप जब देखेंगे बेटा, आपको अन्य संख्या से विभाजित संख्या केवल यही मिल रही होगी, इसके अलावा कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी। तो वो कौन से ऑप्शन में मिलेगी? सी। क्योंकि ये सब के सब जो नंबर है आपके किस टाइप के नंबर है? प्राइम नंबर है। ये सब के सब नंबर जो आपके हैं किस टाइप के नंबर है बेटा? प्राइम नंबर। तो आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर? ठीक है, चलो संयुक्त संख्या का मतलब समझ गए कि संयुक्त संख्या का मतलब क्या है। अब जैसे कि आप एक क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ एक जनरल क्वेश्चन है लैंग्वेज का, नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम है कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स आप बोल सकते हो। हर चीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे हम इसके चैप्टर के अंदर। तपन, रवि और त्रिषा ने एक केक आपस में बांटा। तपन के पास इसका 1/4 भाग था, त्रिषा के पास इसका 2/3 भाग था और शेष रवि के पास था। रवि के पास केक का कितना भाग है? तो बहुत देखो, आपके पास तपन और रवि और आपके पास त्रिषा, ठीक है। तपन ने 1/4 भाग लिया, रवि ने इसका 2/3 भाग लिया और त्रिषा के पास इसका रिमेनिंग भाग आया। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करो, नीचे के पार्ट को बराबर करो। तो नीचे के पार्ट को बराबर करने के लिए मैंने यहाँ ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ नीचे के पार्ट को बराबर करने के लिए मैंने ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया। इससे मुझे रिजल्ट क्या मिला? यहाँ रिजल्ट मिला 3/12 और इससे मुझे रिजल्ट क्या मिला? यहाँ मुझे रिजल्ट मिला 8/12। अब आपको ऐसा समझना कि 12 में से 3 भाग, 12 में से 3 भाग तो त्रिशला के पास गए, तपन के पास गए। इसी 12 में से 8 भाग रवि के पास गए। तो दोस्तों आपके पास इस त्रिशला के पास 12 में से आपने 2 पार्ट बांट दिए, 3 पार्ट एक को, 8 पार्ट एक को। तो 8 और 3 कितने गए? 11। तो फाइनली बचा क्या त्रिशला के पास? एक भाग बचा। कितने में से? 12 में से। तो आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 1/12। और 1/12 आपके कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इज द राइट। तो क्वेश्चन के आंसर को कैसे टिक लगाना है, बी आंसर क्यों सही है, उसका क्या रीजन है, सभी पॉइंट आपके एकदम क्लियर है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बोला गया है इसका वर्ग क्या होगा? 11,111। देखो बहुत सिंपल है, 11,111 का वर्ग कितना होगा? वैसे देखा जाए तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए, फिर भी तो जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हमेशा जो 1 है वो 5 टाइम आने वाला है। हमेशा जो 1 है वो आपका 5 टाइम आने वाला है। इसी से मुझे आपको एक बात पहले समझ लो, 1 2 3 4 और ये 5 बार, ऐसा होगा नहीं होगा? देखो 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, भाई 5 टाइम आएगा ना तो उसमें एक डेटा बीच का 5 आएगा। आप इसका यदि डेटा 6 टाइम होता तो बीच का डेटा एक बार 6 जरूर आता। 3 टाइम होता तो बीच का डेटा एक बार 3 टाइम आता। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने 11 का स्क्वायर किया, यहाँ एक एक के 2 है तो देखो 1 2 1, 111 का स्क्वायर किया तो 1 2 3 2 1, 1111 का स्क्वायर किया तो 1 2 3 4 3 2 1। तो आप समझ गए ये 4 वो है जितने डेटा एक एक के हैं। तो आप इसको देखते ही समझ जाते 5 को देखकर ये आपके आंसर गलत है, इसका सही आंसर क्या है? सी। तो अब आपको ये अप्रोच समझ में आ गया कि अप्रोच किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से डेटा को आपको कैलकुलेट करना है। एक बार फटाफट इस क्वेश्चन को लिखिए, फिर हम इसके आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, एक छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 435 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो? 435 में एक तो 3 जोड़ रहे हैं तो आपका आ रहा है 438। एक बार आप 8 जोड़ रहे हो, ये आपका आ रहा है 443, 8 5 13। एक बार हम 6 जोड़ रहे हैं, ये आपका आ रहा है 439।
6 जोड़ रहे हैं, 439 क्यों आएगा, 441 आएगा। और 4 जोड़ रहे हैं तो ये आपका आएगा 439, मैंने ये लिख दिया था, ठीक है। अब दोस्तों एक बात समझो, ये आपको तुम जानते हो यूनिट प्लेस से किसी का भी स्क्वायर कर लो, उसका इकाई अंक 8 का भी नहीं आता, 3 का भी नहीं आता। आंसर आना है तो इनमें से आना है। देखिए, यदि यूनिट प्लेस पर, बात को समझना आप, यूनिट प्लेस पर 1, 4, मैं सीधा ही आपको पूरा रिजल्ट तरीके से समझा देता हूँ, लाओ। जैसे आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे तो आपको याद करना पड़ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81 और 10 का 100। अब मेरी बात समझना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूनिट प्लेस पर आपको देखो 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 0 1 4 6 9। आपको कहीं भी 2 नहीं दिख रहा होगा, आपको कहीं 3 नहीं दिख रहा होगा, आपको कहीं 7 नहीं दिख रहा होगा और आपको कहीं 8 नहीं दिख रहा होगा। यदि ये लोग यूनिट प्लेस पर आ जाते हैं, यदि ये लोग यूनिट प्लेस पर हो, यदि ये लोग यूनिट प्लेस हो तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। ये आप ठप्पा बना लो परमानेंट। तो ये दो तो गलत हो गए। अब वैसे भी जानते किस किस का कितना हुआ, 441। ये पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली क्या जोड़ने पर, 6 जोड़ने पर। और 6 हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज द राइट। तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस है, आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए और देखना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को पढ़े। P एक ऐसा सबसे छोटा धनात्मक संख्या है कि P से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को दो भाज्य संख्याओं के योग से रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बताओ उस P का मान क्या है। तो दोस्तों जैसे कि आप ऑप्शन उठा के चलो, 11। 11 से जस्ट बड़ा कौन हुआ, 12। अब 12 के आप गुणनखंड करते हैं, 12 के यदि आप संख्या को देखते हैं तो बेटा आपके 12 के धनात्मक संख्याओं का योगफल पूछ रहा है ना इसने। 11 एक 12, 6 का मतलब क्या हुआ, 1 + 5, 2 + 4 और 3 + 3। ठीक, 12 का मतलब, 6 का मतलब क्या हुआ, 6 का मतलब तो ये हुआ, पर जस्ट बड़ा लेना है ना, जस्ट बड़ा लेना। तो 6 का देखो एक साथ करते हैं, एक एक काम करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। 11 से जस्ट बड़ा कौन हुआ, 12। 12 के लिए क्या बोलेंगे आप, 1 + 11, 2 + 10, 3 + 9, 4 + 8, 5 + 7 और 6 + 6। ये 12 का हो गए। अब यहाँ आप देखें तो यहाँ आपको संख्या एक ऐसी मिल रही है, देखो ये प्राइम नंबर है इसलिए आपको नहीं लेना। आपको कौन सा लेना है कि उस कैटेगरी क्या हो, भाज्य जैसी हो। ये प्राइम आ गया इसलिए नहीं लेना, ये प्राइम आ गया इसलिए नहीं लेना। ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ले सकते हैं। तो हम 11 को कवर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 11। अब मैं आपको दूसरा ऑप्शन समझाता हूँ। जैसे 6 के लिए बोला, 6 के सामने कौन आया जस्ट बड़ा, 7। 7 के लिए आप क्या बोलेंगे, 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4। बस सिंपल। अब आप इन पर काम करो, समझ गए। इसकी वजह से कैंसिल और यहाँ इसकी वजह से कैंसिल। आपको दोनों को दोनों संख्या किस टाइप की संख्या है, भाज्य चाहिए। एक आपके ना तो भाज्य ना है भाज्य, कुछ कह ही नहीं सकते, इसलिए आपका ये 6 कैंसिल हो गया। 10 के लिए सोचते हैं, लाओ 10 के लिए बोलोगे तो बोलो क्या आएगा, 11। 11 के लिए हम काम करते हैं तो 11 के लिए काम करो। 11 के लिए काम करेंगे तो 1 + 10, 2 + 9, 3 + 8, 4 + 7 और 5 + 6। अब यहाँ हम काम वर्किंग करेंगे तो बेटा इसकी वजह से कैंसिल, यहाँ इसकी वजह से कैंसिल, इसकी वजह से कैंसिल, यहाँ इसकी वजह से कैंसिल और यहाँ
इसकी वजह से कैंसिल, क्योंकि कंडीशन ही यही है कि आपको दोनों के दोनों गुणनखंड जो लेने हैं वो किस कैटेगरी के लेने हैं, भाज्य। तो इस प्रकार ये भी गलत। आप चाहो तो 3 पे भी गलत ही आएगा। 3 से जस्ट बड़ा कौन है, 4। 4 के लिए देखो 1+3 और 2+2। अब यहाँ 1+3 के अंदर आप जान रहे ये भी आपका अभाज्य और ये भी अभाज्य। तो फाइनली आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा, ए। ए इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, कैसे हम क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन की थीम आपको समझ में आ रही है, चलो लिखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नंबर किससे डिवाइड है, 11 से। लो बेटा, नंबर यदि 11 से डिवाइड है तो x 3 3 3 1। अब 11 का मतलब है अल्टरनेट नंबर जोड़ना। तो एक तरफ तो नंबर आ गया आपका x+4 और एक तरफ आ गया आपका डेटा 3+3 6। अब यहाँ इसका सम 6 और यहाँ भी 6 आए, यदि डिफरेंस 0 आए तभी तो काम चलेगा। तो भैया आप इसमें 2+4 तो करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू क्या है, 2। तो x की वैल्यू 2 है, तो जो कि कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। कोई कन्फ्यूजन, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। कोई किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं रखना। बहुत बेहतरीन और इजी और एकदम बेसिक लेवल वाले क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। 9 क्या बोल रहा है कि अंकों का योगफल, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट किससे डिवाइड हो, 9 से विभाजित हो। यदि ऐसा है तो अपनी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो देखो 3 2 5 1 6, 6 2 8 1 9, बोला 9 से विभाजित है, बेटा यही होगी। और चेक कर लो, 4 5 9, 3 2 5 1 6 कैंसिल, 5 4 9 5 4 9 इसकी जैसे कैंसिल, 9 क्लियर हो गया, और 6 7 13, 13 8 21। तो फाइनली आपने बोला ए आंसर। भाई दो ऑप्शन तो वैसे ही नहीं मैच कर सकते, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली अप्रोच समझ में आ रही है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। क्वेश्चन में बोला कि n एक धनात्मक संख्या है और बोला गया कि n³ माइनस 8n² प्लस 20n माइनस 13 एक अभाज्य संख्या है, एक आपकी प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर एक अभाज्य संख्या है। तो अब आंसर आपको किस में से पुट करना है, अभाज्य संख्या में से पुट करना है। n के कितने धनात्मक पूर्णांकों के लिए n³ माइनस 8n² प्लस 20n माइनस 13 एक भाज्य संख्या होगी। हाउ मनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर n इज इक्वल टू। अब दोस्तों n की वैल्यू हम 1 रखें तो 1 माइनस 8 प्लस 20 माइनस 13। तो देखो ये आपने देखा 21 और ये भी देखा 21, 21 में से 21 गया तो आपका डेटा क्या आ गया, 0। तो ये तो हम रखेंगे नहीं क्योंकि 0 आपके अभाज्य तो नहीं है। n की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, 2। तो 2 का क्यूब 8, 4 8 4 32, 20 दूना 40 और 13। यहाँ आपने देखा 40 और 8 48 और 13, इसमें से घटाया आपने 3 और 2 5 और 3 एक 4 45। आपकी संख्या कितने निकल के आए, 3। ठीक है, तो n का मान क्या रखा, 2, और 2 रखने पर आपका एक अभाज्य संख्या निकल के आई। तो आपका आंसर कितना हो गया, n इक्वल टू 2। और n इक्वल टू 2 आपके कौन से क्वेश्चन में है, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन इज द राइट। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर लिखें। कोई डाउट है तो पूछेगा, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको। एकदम क्लियर। हाँ जी, लिख लिया क्या आप लोगों ने। n के कितने धनात्मक पूर्णांकों के लिए n³ माइनस 8n² प्लस 20n माइनस 13 एक अभाज्य संख्या है। n का मान 2 रखा तो उसका मान कितना निकल के आया, 3। तो उसने एक अभाज्य संख्या है। तो भाई अभाज्य संख्या का मान निकालोगे तो भैया आपका आंसर, सॉरी सी नहीं होगा, आपका आंसर डी होगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? तो दोस्तों देखिएगा, 256 के आप गुणनखंड करो। 256 में गुणनखंड करेंगे तो पहला गुणनखंड तो 1, इसमें दूसरा भाग किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 का भाग दिया, 2 का भाग जाएगा। अब क्या 3 का जाएगा? क्या 5 2 7 और 6 13, 3 का नहीं जाएगा। 4 का भाग जाएगा। 4 के बाद में 6 चौका 24 बचा 1, 6 का नहीं जाने वाला, 7 का नहीं जाने वाला, 8 का नहीं जाने वाला। या फिर ऐसे काम करो, कितने पूर्ण वर्ग बोला ना? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इससे आपको डायरेक्ट अप्रोच कर पाएंगे। एक ही डेटा को मैं इंडिविजुअली लिख देता हूं। 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर आपका 64, 9 का स्क्वायर आपका 81, 10 का स्क्वायर आपका 100, 11 का 121, 12 का आपका 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225 और 26 का स्क्वायर 276, 256। छब्बीस का लिख दिया, 16। हाँ, अब आपको बोला कि इनके कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो कि पूर्ण वर्ग है। अब इनको आप मार्क करना। देखो, एक तो खुद 16 हो जाएगा, खुद से डिवाइड होगा, इसमें इनका किसी का भाग नहीं जाने वाला। ठीक है, अब यहां तक तो भाग जाएगा नहीं। अब यहां तक भाग नहीं जाएगा तो अब यहां से देख लेते हैं। यदि इसको 6 से गुणा करेंगे तो ये नहीं आएगा। अब इसको 4 लाने के लिए देखो, 64 को 4 से गुणा, 4 चौको 16 और 6 चौको 24 से 25, तो एक आपका 64 आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आप जल्दी निकाल सकते हैं। 49। अब 9 को किससे गुणा करें? 6, तो 9 चौको 36, तो 9 चौको 36 करेंगे तो 4 चौक 16, 196 आएगा, जो कोई काम करनी है। अब 36 का देखें तो 36 में चल जाएगा। 36 इंटू 6 कर लो, 36 इंटू 6 करेंगे तो 6 6 36 और 6 3 18, 216 आएंगे। तो ये भी काम करनी है, ये काम करनी है। 16 का भाग दो, 16 का भाग देंगे, 16 कम 16, बच्चे कितना आपके 9 और 16 चिक्की 96, तो एक आपका ये 16 आ जाएगा। इस 16 के बाद में अपन करें 9, तो 5 2 7 6 13, 9 का भाग नहीं जाएगा। 4 का भाग दें तो 4 का भी चल जाएगा, और 1 का भाग दें तो 1 का भी चल जाएगा। अब आप इनको गिन लो, इनको गिनने पर जो भी आंसर है वही आपका राइट आंसर है, 1 2 3 4 5। तो आपने बोला कि टोटल फैक्टरों की जो संख्या है वो आपकी 5 होगी क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर। एक बार जल्दी से उस क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फटाफट क्वेश्चन लिखो, जल्दी से लिख लीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। क्लियर? हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक संख्या दी गई है, बोला 3 से विभाजित है, x एक अंक है, तो बताओ x के सभी संभव मानों का योगफल क्या होगा? तो x 3 4 5 1। अब पहले तो आपको ये पूर्ण विभाजित करनी है 3 से, तो देखो इसका काम तो खत्म हो गया। अब क्या बचा? 4 प्लस x, जो कि किससे डिवाइड हो? 3 से। तो x का मान 2 रखो, तो 4 2 6 हो गया। अब x का मान 2 की जगह आप और क्या रख सकते हो? 5 रख सकते हो। 5 और 4 9 हो गया। x का मान आप फिर 3 के गैप से क्या रख सकते हो? 8 रख सकते हो। 8 और 4 12। अगले 3 के गैप से रखेंगे तो वो 11 आ जाएगा, जो कि 2 डिजिट का हो जाएगा। अब उसने बोला इन तीनों का सम होगा। अब इनका आपसे यही तो पूछा है, संभव मानों का योगफल। आपसे पूछा है संभव मानों का योगफल क्या होगा। तो बेटा संभव मानों का आपसे योगफल पूछा है, तो 2 + 5 7, और 7 और 8 कितना हुआ? 15। 7 और 8 कितना हुआ? 15, और 15 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है? भाज्य है का मतलब जिसमें किसी का भाग जा रहा हो। तो बेटा अब आप देखते हैं, भाज्य संख्या के बारे में बोल रहा है, तो आप किसको पकड़ोगे? तो 4 और 2 6 एक साथ। पहले आप खुद भाग डिवाइड करके देखो, फिर देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोलते हैं। फटाफट मुझे बताइए। 33वां क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है
जो कि भाज्य है। देखते पता लग जाना चाहिए। बेटा आप देखो इस 261 को देखो, पिछला ही क्वेश्चन हमने देखा, इसके आप अंकों का योगफल देखते हैं, इसके अंकों का योगफल देखते हैं 9, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से और ये नंबर आपका 9 से, दोनों से क्या है, विभाजित है। और दोनों से यदि विभाजित है तो ये संख्या क्या कहलाएगी, आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। ये संख्या क्या कहलाएगी, आपकी भाज्य संख्या। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित होगी। बेटा 12 से विभाजित का मतलब क्या है, संख्या में 4 का भाग जाना और 3 का भाग जाना। तो 4 का भाग जाने का मतलब देखो 4 की तरफ से तो सिग्नल क्लियर है, 4 तिया 12। अब बात किसकी है, 3 की, तो 3 की भी चेक कर लेते हैं। देखो 3 3 दूना 6, 3 एकम 3, ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। आपसे 12 से विभाजित तो ये तो नहीं होगी। इधर को ये 3 से हो गया, 3 से हो गया, इसी की वजह से ये नहीं होगा। ये 3 से हो गया, ये 3 से हो गया, 4 4 8, ये भी विभाजित नहीं होगा। अब तो यही बचा है। तो देखो 3 3 और 5 4 9 सब कट गए। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए। ए ऑप्शन इज द राइट। तो आपको बस रूल्स पता है तो आपके हर क्वेश्चन का आंसर एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बोला गया 9 से विभाजित है तो बताओ x का मान क्या होगा। अब की बार वही अंकों का योगफल, अब की बार आपको जो अंकों का योगफल देखना है वो 9 से विभाजित देखना है। बेटा जब 9 से विभाजित देखेंगे तो अब आप समझो, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 8 प्लस एक्स। और बोला है कि बताओ व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ x। तो x की फेस वैल्यू क्या है, 1 होगी। यही तो होगी, क्योंकि 8 में 1 जोड़ोगे तो ही तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। अब आपको बोला है 1 से 100 सम्मिलित तक सभी संख्याओं का योगफल बताओ। तो बेटा देखो, आप एक, हालांकि सीरीज का एक फॉर्मूला होता है 1 से लेकर n पदों का योगफल। इसका जो सम करने का फॉर्मूला है वो होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। एक तो ये एक, यदि इसी सीरीज के आपको स्क्वायर का सम करना पड़े, इसी सीरीज के आपको स्क्वायर का सम करना पड़े, तो स्क्वायर के सम करने का जो फॉर्मूला है वो आपका n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 हो जाएगा। और तीसरा फॉर्मूला, यदि आपको इन्हीं डेटाओं के स्क्वायर की जगह आपको क्यूब करना पड़े, स्क्वायर की जगह आपको क्यूब करना पड़े, तो आप बोलेंगे n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इन तीनों बातों को आपको समझना है, नॉर्मल, नॉर्मल का स्क्वायर और नॉर्मल का क्यूब। यहाँ आपको जनरल बात पूछी है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चनों का योग, डेटाओं का योगफल। तो ये क्या लिखना है यहाँ, 100 प्लस 1 बटे 2। इसको जैसे ही कैलकुलेट करेंगे ये 101 बटे 2 निकल के आ जाएगा। यहाँ आपके इस क्वेश्चन का आंसर 50 इंटू 1 और आपके इस क्वेश्चन का आंसर 5050। और 5050 आपके कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 202 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। बेटा 202 में से घटाने पर, तो घटाने वाले संख्या ऑप्शन या तो 6 घटाना है, या 10, या 8, या 14। अब वैसे तुम इसके नियर बाई जाना चाहो तो देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। तो 196 देखो, अब 2 घटाया तो 2 घटाते आपका कितना आया, 196। यहाँ घटाया तो आपका कितना आया, 10 घटा दोगे तो 192। 8 घटा दो तो 2 गए, 6 और गए 194। 14 घटा दो, 8 4 12, 2 188। 196 जो है किसका स्क्वायर है, 14 का। तो ये किसको घटाने से सेट होगा, 6 को घटाने से सेट होगा। तो आपको मैं पहले ही बोल रहा हूँ, या तो वो आपको स्क्वायर याद हो या सीधा ऑप्शन से करो। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठकर आप रूट लेने लगो। बेटा रूट लेने लगोगे तो समय आपका काफ़ी ज़्यादा लगेगा, और इतना समय आपको एग्जामिनर नहीं देता, इसलिए आपको इन पर दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए जो 1875 को विभाजित करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1875 को विभाजित करने पर। तो सुनो भैया, आपको विभाजितन के लिए बोले चाहे गुणा के लिए बोले, ध्यान रखना
चाहे विभाजन के लिए बोले या फिर गुणा करने के लिए बोले, गुणा करके पूर्ण वर्ग के लिए बोला जाए, गुणा करके पूर्ण वर्ग के लिए बोला जाए तो संख्या के अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना होता है। इसमें 5 का भाग देते हैं पहले। 5 दिए 15, बचे कितना आपका 2, 5 5 25, 5 5 25। अगेन 5 का भाग देते हैं, 5 7 35, 5 एकम 5। ठीक है, अब किसका भाग दें भाई? 1875 को विभाजित करने पर एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो 5 3 15, बचे कितने 3 37, 5 7 35 आएगा ना भाई, गड़बड़ कर दी ना भाई। 5 3 15, बचे कितने आपके 3 37, 5 7 35, 5 5 25, फिर 5 7 35, 5 5 25, फिर 5 का भाग दो, 5 एकम 5, 15 5 75, 5 3 15 और 3 एकम 3। अब ये करने के बाद देखो एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, ये पेयर नहीं बनने दे रहा है। इसका मतलब इसमें यदि 3 का भाग चल जाए तो संख्या में पूर्ण भाग परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा। या इस संख्या को 3 से गुणा कर दें तब भी संख्या आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगी। तो आप जब भी आपको गुणा या भाग के लिए बोले तो आपको संख्या का हमेशा अभाज्य गुणनखंड लेना होता है। संख्या का क्या लेंगे बेटा आप? अभाज्य गुणनखंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक अविभाज्य संख्या है? अविभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर। तो देखो प्राइम नंबर 121 जो है ये 11 का स्क्वायर है। ये किसी का स्क्वायर है क्या? ये किसी के स्क्वायर तो नहीं है, पर 4 5 6 ये 3 से विभाजित है। ये किसी से विभाजित है? 3 से विभाजित है। यहाँ आप देखेंगे तो देखो 181, 3 6 18, मतलब 8 1 9 1 10, ये तो वैसे डिवाइड नहीं होगा। अब इसने बोला प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो प्राइम नंबर बात करें तो देखो ये नंबर जो है ये नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा। 7 दूनी 14, 7 तिया 21। पर आप इसकी बात करो ना, घुट घुट के मर जाएंगे पर ये किसी से विभाजित नहीं होगा। इस प्रकार आप बोलेंगे ये संख्या कौन सी आपकी अभाज्य संख्या है। और फाइनली आपके क्वेश्चन का जो आंसर माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा? सी। पूरा गेम इस चैप्टर के अंदर भाजकता के नियम को लेकर जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक संयुक्त संख्या है? संयुक्त संख्या बोले तो कंपोजिट, और कंपोजिट बोले तो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या तो 47 आपकी प्राइम नंबर है, 57 आपकी किससे डिवाइड होगा? 3 से। तो भैया यही आपका आंसर है। ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। तो आपके क्वेश्चन ये दोनों ऑप्शन वैसे गलत। तो बेटा भाजकता के नियम यदि आपको पता है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आप क्वेश्चनों को इजीली सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए एक प्राकृतिक संख्या जो 5 6 7 8 से विभाजित की जाती है, प्रत्येक मामले में 4 बचता है, ऐसी सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो आपको करना क्या है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर लिया था एलसीएम एंड एचसीएफ का, 5 6 7 8 का एलसीएम लो बेटा। ये दोनों होते तो आपका एलसीएम 24 आता, और ये दोनों है तो आपका एलसीएम 35 आएगा। 35 और 24 में कोई कॉमन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, तो आप 35 को 24 से गुणा कर लो। 24 पंजे 120, 12, 24 तिया 72। ठीक है, तो आपने जोड़ा तो आपका आंसर आया 840। आपका डेटा निकल गया 840। पर आपने बोला कि प्रत्येक दिशा में 4 बचना चाहिए, तो प्रत्येक केस में 4 बचना है, तो 4 बचना है तो 4 जुड़ना है। तो 840 में 4 को आप जोड़ देंगे और इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 844 आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इज द राइट। तो आपको डेटा का लेना क्या है? एलसीएम लेना है। एलसीएम लेकर क्वेश्चन को करेंगे तो चीज़ों को और आसान तरीके से समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखिएगा। एक धनात्मक पूर्णांक को 1000 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल उसी संख्या को 100 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या से 10.06 अधिक है, तो धनात्मक संख्या क्या होगी? एक धनात्मक संख्या को 1000 में जोड़ने पर, मैंने क्या बोला कि 1000 में एक धनात्मक संख्या जोड़ दिया, प्राप्त योगफल
उस संख्या को 100 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या से 100 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या से 10.06 अधिक है। मतलब इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो आपका 10.06 है। तो आपसे पूछा है धनात्मक संख्या क्या होगी। तो बेटा देखिएगा, 100x माइनस 1000 माइनस एक्स और 100.0x, ये गए तो आपका है 99x बराबर, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1010.06, 1010.06। यहाँ आप डेसिमल हटा देंगे, ऊपर आपके जीरो कितने आ जाएगी, नीचे कितने जीरो आ जाएगी, 2। अब देखो 6 7 8, 6 7 8, यहाँ मामला आपका गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है। 100 में से एक x गया तो 99x, यहाँ आपका 6 7 8 11, एक एक 2 6, ऐसे भी जुड़ेगा। कुछ सोचने में हमने गड़बड़ की है, एक बार देखते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक को 1000 में जोड़ने पर, 1000 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल, इस संख्या को 100 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या से 10.6 अधिक है। अच्छा, ये इसमें से ये माइनस होगा, हमने चीज़ों को उल्टा कर दिया। ठीक है, ओके, एक सेकेंड, यहाँ लिखते हैं 1000 प्लस एक्स माइनस 100x 10.06। आपने ये किया तो 1000 प्लस एक्स माइनस 100x बराबर 10.06। अब भैया ये 1000 में से तो आपने घटाया 99, तो ये तो हो गया आपका 99x। यहाँ आपने 1000 में से 10.06 घटा दिया। तो बहुत सिंपल बात है, आप 1000 में से 10.06 घटा दो, ये आपका 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ आपका डेटा 98994 डिवाइड बाई 100 इक्व टू 99x कर लो। ठीक है, अब संख्या को एक काम करो, 11 से काट लो। 11 9 99, यहाँ 11 से काटते हैं, 11 8 88, आपका बचा कितना, 10, 109 हो गया, 11 9 99, 109 में से 99 गई तो आपका कितना बचा, 10, 11 8 88 बचा कितना, 10, 109, 109 का मतलब हो 11 9 99, तो कितना बचा, 10, फिर कितना हो गया आपका 109, 109 हो गया तो फिर 11 9 फिर 99, फिर कितना बचा, 10, 104, 104 में तो 11 का भाग जाएगा नहीं। और वैसे अल्टरनेट जोड़े तो 9 9 18, 18 4 22 और 9 और 8 17, इसमें तो 9 का भाग जाना ही नहीं है। 9 का भाग नहीं जाना तो कोई न कोई तो लफड़ा हमने कर दिया है, यह क्वेश्चन को पढ़ने में समस्या है। A positive integer which when added to 1000 give a sum which is greater than 10.06 when it is multiplied by 100 the positive integer number is। तो कहीं न कहीं तो लोचा है। तो बेटा इस क्वेश्चन में अभी हम करेक्शन करने की बजाय इस क्वेश्चन को थोड़ा बाद में देखेंगे, इसको अभी तो हटाते हैं।
देखो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या को 1000 में जोड़ा जाए, तो 1000 में तो जोड़ा जाए, तो प्राप्त योगफल उसी संख्या को 100 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या से 100 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या से 10.06 अधिक होगा। तो 10.60 अधिक होगा। इसका मतलब आपका ये डेटा आ गया 1006। यहाँ डेटा आपका आएगा 1000 प्लस एक्स। यदि बात करें तो आपकी इस x की वैल्यू जो डिफरेंस आई है वो 6 से बड़ी आनी चाहिए, और 6 से जस्ट बड़ी आपका कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो बी होगा। तो हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ना था, ठीक है। तो पूरा गेम इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ने का ही था। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 72 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो अभी अभी मैंने बोला आप इसके फैक्टर कर लो, 2 का भाग 2 36 बार गया, 6 6 6 6 1। अब ये तो परफेक्ट बना रहा है, पर इसको परफेक्ट बनाने के लिए किससे गुणा करना होगा? 2 से। और आपसे डिवाइड की बात करने के लिए बोलता तो भी भाग किससे देते? आप 2 से देते। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा? 2 आएगा। तो आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी? 6 से विभाजन का मतलब है 2 का और 3 का भाग जाना। तो भाई 2 का भाग तो सब में ही जा रहा है, देखो 6 8 2 और 2। अब भाग किसका देना है? 3 का। 3 का भी भाग दे लेते हैं। तो देखो 3 3 दूना 6 5 4 9, 3 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 2 बच रहा है। 5 4 9, 3 दूना 6 7 8 15, 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो आपको बाकी ऑप्शन को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा ही बोलेंगे बी ऑप्शन इज द राइट। और आपका ये जो क्वेश्चन है आज के सेशन का, आपका ये अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है? अब 12 का मतलब क्या होगा बेटा? 3 इंटू 4। तो 4 का देख लेते हैं, 88 16 44 32। 4 की तरफ से तो सिग्नल क्लियर। आप दिक्कत किससे चेक करनी है? 3 से। तो देखो 3 3 दूना 6 8 4 12, 8 अकेला बच गया, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 7 5 12, 3 दूना 6 8 1 9, डिवाइड हो गया। आगे आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आपके इस क्वेश्चन का आंसर सही कौन सा हो जाएगा? बी। तो इस आज के सेशन में ज़्यादातर सभी जो क्वेश्चन थे आपकी भाजकता के नियम को लेकर थे, और एक दो क्वेश्चन हमारे लैंग्वेज के थे। कोशिश हमारे इस चैप्टर में इस बात को लेकर रही है कि भाजकता के नियम के क्वेश्चंस को किस तरह से अप्रोच करें। तो ठीक है बेटा, आज का अपना सेशन यहीं पर हम करते हैं एंड। फिर नए सेशन में और नंबर सिस्टम के अगले अच्छे क्वेश्चनों के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।